हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट के लिए क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में होने वाली एग्ज़ाम है, उसी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। जो कि आप देख रहे हैं कि क्लास हम लोग सीडीपी का आज चौथा क्लास है। इससे पहले एक क्लास ईवीएस का दे चुके हैं, पेडागोजी और कंटेंट का। आज सीडीपी का आज चौथा क्लास है। इसी तरीक़ा से आपको हम सीडीपी का और ईवीएस, मैथ, हिंदी सब का पेडागोजी धीरे धीरे हम देने लगेंगे। आप कंटिन्यू ये क्लास से जुड़े रहिए और डेली बेसिस पर क्लास करते रहिए। हाँ, एक दो दिन गैप हो जाता है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। गांव थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा हो जाएगा जो बहुत जल्द इसके प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू हम क्लास देते रहेंगे। थोड़ा एक दो दिन गैप हो जाता है, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, वैसे कोई अति नहीं है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको कंटिन्यू क्लास आपको मिलने लगेगा और लाइव क्लास भी आपको मिलने लगेगा डेली। और इसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। आज सीडीपी का आज चौथा क्लास है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन, यानी कि डेली हम लोग अति चाहते हैं कि ये क्वेश्चन से आप कितना बेहतर तक तर्क लगा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, ये आप सिर्फ देखिए, लगाइए, क्वेश्चन बना करके खुद से देखते रहिए। और बहुत से दोस्तों का सवाल था कि सर ये पढ़ लेने के बाद हमको रिवीजन करने में दिक्कत होता है, आप बोर्ड पीडीएफ दे दीजिए। तो बोर्ड पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे आप जा करके बिहार स्टूडेंट अड्डा सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप। उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ये मोबाइल नंबर पे आप जुड़ हाई लिख करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे 9631536220। यानी कि इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे जा करके आप हाई लिख करके सिर्फ भेज दीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से आप पीडीएफ आप ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए, ज़रूरी है, अगर आप ऑफलाइन में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है भरवारा, यानी दरभंगा जिला में ही पड़ता है। भरवारा है, जाले भरवारा आप जानते होइएगा, तो या मैप से भी देख सकते हैं। जाले भरवारा आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। यानी तो आपको पता नहीं तो आप कांटेक्ट हमको फ़ोन करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आपको बतलाया जाएगा कैसे क्या है। आप आ करके आप हमसे ऑफलाइन भी सीधा आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्लास होगा। आज के लिए पहला क्वेश्चन आप लोग मेहनत से थोड़ा खुद से भी बना करके कोशिश कीजिए कि आपसे बन रहा कि नहीं बन रहा। फिर भी आप नहीं बन रहा तो डिमोटिवेट नहीं होइए, सीखिए, देखिए, इससे अनुभव कीजिए कि नहीं, हम आज कुछ नया सीखें। आप हमारी बातों को सुने, सोझे क्वेश्चन पढ़ करके एक टिक लगा लेने से सीटेट में पेपर पास नहीं होता है। आप उसका जब तक आपका मानसिक आप दिमागी तर्क नहीं जान पाइएगा, क्या तर्क लगा है, क्यों सही है, जब तक ये नहीं अगर आप सीखिएगा तो आपको वही सीटेट में 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको अब 30 में आप इतने तो हम गारंटी करते हैं। अगर हमसे आज से अगर जुड़े हुए हैं, लगातार अगर परीक्षा तक आप अपना जुड़ते हैं तो आपको 30 में 28 का गारंटी लेते हैं कि 28 नंबर आप सिर्फ सीडीपी में ला करके दिखा दीजिएगा। और भी सब्जेक्ट में अगर कंटिन्यू वैसा ही जुड़े रहिए, आप सभी सब्जेक्ट में आप बेहतर प्रदर्शन करके आइएगा। आप परीक्षा हॉल से जब निकलिएगा तो आपका खुशी अलग लेवल का होगा। इसलिए आप हमारे क्लास के साथ कंटिन्यूटी से जुड़े रहिए और लगातार क्लास देखते रहिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? इसमें कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है। अगर कभी भी देख लीजिए, कभी भी गलत हो, लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में गलत हो, सही हो, असत्य हो, नहीं हो, ये सब अगर है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप पहला काम कीजिए, उसको गोला कर लीजिए, ताकि ये देखिए दोबारा कभी भी आप क्वेश्चन पर नज़र जाएगा तो आपका डायरेक्ट गोला पे नज़र आएगा कि नहीं, हमको गलत वाला चुनना है। ऐसे में अगर आप नहीं लगाते तो कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप उसमें गोला लगा लिया कीजिए, गलत हो या असत्य हो तो उसमें गोला लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन
इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उसके प्रयोगों का सही प्रयोगों का समर्थन करना। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें से आपको गलत चुनना है, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी का रहा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन नंबर सी का रहा उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर डी का रहा भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध करवाना। इनमें से आपको चुनना है कौन सा बेहतर है जो आपको लेना है इसमें से। तो देखिए, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, हाँ बच्चा अगर टीके प्रकरण पर अगर बात करना है तो बच्चे के माता पिता से बात करना है, उसके पेरेंट्स से बात करना है कि हाँ टीके के बारे में, बच्चे के बारे भविष्य के बारे में, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव में है, तो ये हमको नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। जब इसका कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी है स्कूल में बैठा हुआ है, तो अगर कुछ वो अपनी भाषा में, वो अपनी मातृभाषा अगर मदर टंग में अगर कुछ भी बोलता है तो उसको हम अमान्य करके अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। बच्चा का भाषा है मैथिली और उसको हम जानते हैं इंग्लिश, तो बच्चा को कहेंगे नहीं नहीं तुम मैथिली नहीं बोलो, तुम इंग्लिश बोलो। तो क्या वो बात सही है? नहीं। बच्चा जो भाषा में बोले वही भाषा आपको पढ़ाना है, वही भाषा में समझाना है ताकि बच्चा को बेहतर समझ में आए। तो ये गलत बात कर रहा था, अगर ये गलत है तो हम डॉट में ले लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको गलत लेना है। ऑप्शन नंबर सी, उसके प्रयोगों का समर्थन करना है। बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है या कुछ बोल रहा है या कोई कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको और सहयोग करेंगे ताकि बच्चा बेहतर तरीका से कर सके। तो इसको एकदम पॉजिटिव है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, एक जैसे स्कूल में है, एक बच्चा है जो हिंदी बोलता है, एक बच्चा है जो मैथिली बोलता है, एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा है जो मराठी बोलता है। अगर बच्चा है जो अलग अलग भाषा बोल रहा है, और सब बच्चा को हम क्या करेंगे, वो बच्चा सबको सहयोग करेंगे उसकी भाषा में, ताकि वो बच्चा वो अपनी भाषा में निपुण हो सके, वो अपनी भाषा अच्छा से बोल सके, अच्छा से किसी के सामने में अच्छा से बोल सके। इसलिए हम उसको सहयोग करेंगे ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आपको गलत चुनना है। गलत, तो गलत में आपको हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। अमान्य नहीं करेंगे कभी भी। बच्चा जो भाषा में बात करे वही भाषा में हम बात करेंगे, वही भाषा उस बच्चा को सिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। यानी इसका कहना, क्वेश्चन का कहना है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या है जो एक शिक्षक को, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। तो ऑप्शन है इसका, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष के समय शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संबंधों पर नियंत्रण बनाए रखने। ऑप्शन नंबर सी है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। आपको इसमें से बतलाना कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले खुद से बना करके देखिए, फिर आप यहाँ डिस्कस सुन सकते हैं। मानव बुद्धि, एक शिक्षक में इसका कहना है कि एक शिक्षक के अंदर मानव बुद्धि है, विकास की समझ है, यानी विकास की समझ है। विकास कैसे कैसे होता है, विकास में क्या क्या आ गया। विकास कोई लड़का का नाम नहीं है। विकास का मतलब हो गया शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया। ये सब विकास का बारे में बतला रहा है। एक शिक्षक में ये सब चीज़ है, यानी पहले से योग्य है। ये एक शिक्षक के अंदर सभी चीज़ है। तब इसमें से बतलाएगा कि इसमें से कौन सा है जो एक बच्चा के लिए बेहतर कर सकता है। तब निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, यानी कि इसका निष्पक्ष यानी कह रहा है कि
खुद के बारे में ही अगर उसके अंदर ये चीज़ पूरा गुण है तो खुद से ही अति रहेगा, एकदम से अपने बारे अभ्यास करेगा, खुद से अभ्यास करेगा नहीं, खुद से अभ्यास नहीं, औरों को बतलाएगा, जागृत करेगा कि हाँ इससे ये होता है। जैसे शारीरिक विकास में होता है कि खाने पीने पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के माता पिता को बुला करके उस बारे में चर्चा करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बतलाना चाहिए। तो ये नेगेटिव, ये गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी का देखिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संबंधों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। क्या एक बार बतलाइए, एक अगर शिक्षक के अंदर में ये गुण है कि हम पूरा बुद्धि का गुण हो गया, शारीरिक मानसिक ये सब का गुण है, तो क्या बच्चा को नियंत्रण करने के लिए ये गुण है? ऐसा नहीं होता, बच्चा पर कभी नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक है जो सर्वोपरि होना चाहिए, शिक्षक से भी ऊपर होना चाहिए और बच्चा से नीचा टीचर होना चाहिए। नियंत्रण कभी भी नियंत्रण का बात होता डायरेक्ट काट दीजिएगा पॉजिटिव केस में। ऑप्शन नंबर सी, विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। हाँ, विविध यानी कि कह रहा कि विभिन्न विद्यार्थी जो है उसके अंदर क्या, कौन विद्यार्थी किस लेवल पे पढ़ाई में है, किस लेवल में खेल कूद में है, क्या अलग अलग तुरंत टीचर पता लगा लेगा कि हाँ ये बच्चा इस चीज़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें थोड़ा कमज़ोर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए वो टीचर के अंदर अगर ये अति गुण है, बुद्धि है, विकास की समझ है, तो ये चीज़ को तुरंत पता कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विविध का बात हो, विभिन्न का बात हो, बहुआयामी का बात हो तो पॉजिटिव केस में वही लेने का बात कीजिएगा। लचीलापन का बात हो तो ये सब पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव क्वेश्चन कह रहा तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि यही लेने का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इसमें से आपको सत्य चुनना, पॉजिटिव चुनना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन नंबर बी, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यानी कि एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। आप इसमें से आप देखिए कि कौन सा सही है, आपको सत्य चुनना है, सत्य चुनना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। तो देख लीजिए, पहला कह रहा कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझ। अगर हम कोई नया शब्द का अगर मीनिंग लिखते रहते हैं तो आप लोग भी एक कॉपी रखा कीजिए, कॉपी में उस चीज़ का सिर्फ उसका मीनिंग लिखा कीजिए, ताकि आगे चल करके आपको दोबारा सोचना नहीं पड़े कि यहाँ इसका मतलब क्या होता है। इसमें बहुत ऐसा शब्द ऐसा आएगा जो आप पहली बार आप देखिएगा उस चीज़ को, तो इसलिए कभी भी हम लिखते रहेंगे तो आप मीनिंग उसका ज़रूर लिख लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। समझ होता है, संज्ञानात्मक का मतलब समझ होता है या बुद्धि होता है या बोध। तो संज्ञानात्मक विकास में यानी एक बच्चा है, उससे हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसके संज्ञानात्मक विकास में बाधक के रूप में कार्य करता है। क्या ऐसा बात है, एक बच्चा को कोई प्रश्न पूछेंगे, वो बच्चा है जो तुरंत जवाब देगा या नहीं जवाब देगा, तो हम उस बच्चा को उस सवाल के बारे में बतलाएंगे तो बच्चा का आरो संज्ञानात्मक विकास होगा, और सोचने उस चीज़ के बारे में विकास होगा। तो इसमें कह रहा है कि बाधक के रूप में कार्य होता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहेगा, एक बच्चा है जो सर्वप्रथम अपना घर से ही सीखता है, अपना समाज से ही सीखता है, उसके बाद स्कूल में जाता है, द्वितीय श्रेणी में स्कूल आता है, प्रथम श्रेणी में आपको घर परिवार मित्र आता है। तो क्या यहाँ कह रहा है कि समाज संस्कृति में अति अप्रभावित रहता, अप्रभावित नहीं रहता, प्रभावित रहता, यानी कि एक बच्चा है जो सर्वप्रथम अपना घर परिवार में ही सीखता है। और ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। एक निश्चित तरीका से नहीं, अति विभिन्न तरीका से सीखता है। जरूरी नहीं है कि एक
तरीका से ही सीखे। स्कूल जाएगा तभी सीखेगा नहीं, स्कूल के बाहर भी सीखता है बच्चा। एक कोई भी बच्चा हो या कोई भी मनुष्य हो, वो स्कूल में अगर स्कूल में गया तो स्कूल में भी सीखेगा। कहीं गया, पान के दुकान पर जाता है तो पान के दुकान पर भी सीखता है। किराना दुकान पर जाता है तो किराना यानी स्टोर रूम पर जो दुकान पर जाता है वहाँ भी सीखता है। एक निश्चित तरीका कभी भी नहीं होता है सीखने के लिए, ये भी गलत है। खेलना संज्ञान, संज्ञान का मतलब अभी बोले हैं समझ और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कह रहा है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य या सत्य है। यानी सही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में सत्य है। तो आपको इसमें से पॉजिटिव चुनना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समवयस्कों और पृथक जीन, इसी को पृथक का जीन कहा जाता है, का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ पारस्परिक परिचारित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सहज रुझान वातावरण में संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अब इसमें से चुनना है कि कौन सा एक बच्चा के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। देखिए आनुवंशिकता को ही डीएनए बोला जाता है, डीएनए बोला जाता है, यानी तो यही को जैविक बोला जाता है। यानी आनुवंशिकता जो माता पिता या अपने पूरे खानदान में से किसी का गुण आ जाना वही आनुवंशिकता कहलाता है। और वातावरण होता है परिवेश पास पड़ोस वातावरण आपको हो जाता है। आपको ये वातावरण जैसे कि आप पास पड़ोस हो गया, आसपास वाला जो भी हो गया वातावरण में आ गया। जैसे आप कोई भी समाज में रहते हैं, क्या है वातावरण है। आप स्कूल में है, वो स्कूल के अंदर बैठे हुए तो क्या है, वो एक वातावरण है। तो यही पास पड़ोस, इसको हम पास पड़ोस बोल सकते हैं, पास पड़ोस वातावरण को। तब एक बच्चा का विकास में ये कौन सा भूमिका, किस तरीका से भूमिका निभाता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं नहीं। देखिए कभी भी आप एक बच्चा में ये डायरेक्ट आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बतला सकते हैं कि इतना % ही बच्चा में आनुवंशिकता आता है, इतना % वातावरण में बच्चा का विकास सही होता है। एग्जैक्ट आप कभी नहीं बतला सकते। जैसे कि आप बतला देते हैं कि आनुवंशिकता प्लस वातावरण, कभी भी आप इसको अगर देख लीजिए एग्जैक्ट अगर बोला जाए 50% और प्लस 50%, कभी भी इसको लेकर के नहीं चलिए। कभी ऐसा नहीं होता है। किसी बच्चा में देखिएगा कि उसके अगर कम बुद्धि वाला रहेगा, उसका देखिएगा उसके माता पिता वाला कम गुण आया रहेगा। अगर उसको सही वातावरण दे दिया जाए तो वो बच्चा एकदम इंटेलिजेंट हो जाता है। यानी कि जैसे देख लीजिए किसी का माता पिता है जो कभी स्कूल नहीं गया है, तो उसका बच्चा कैसा होगा, वैसा ही होगा, उसी प्रकार का होगा। और वही बच्चा है जो अगर अच्छा वातावरण में रहे, अच्छा आदमी के साथ रहने लगे, पढ़े लिखे IAS के साथ रहने लगे, तो क्या होगा, उसका वो भी बच्चा IAS बन सकता है। तो वातावरण कितना, पूरा आनुवंशिकता तो उतना नहीं एग्जैक्ट नहीं बतला सकते। या 40 भी हो सकता है और यहाँ पे 60 भी हो सकता है, या नहीं तो 30 भी हो सकता है और यहाँ पे ये 70 भी हो सकता है, मगर एग्जैक्ट 50-50 कभी भी नहीं होगा। चलिए तो ये एकदम आनुवंशिकता ये 50-50% का योगदान नहीं होता। हाँ कम बेस होता है, कोनो कम होता है, कोनो ज़्यादा होता है, उतना एग्जैक्ट नहीं होता है। समवयस्कों और पृथक जीन
माने कि समवयस्क को माने कि अपना लेवल, यानी कि हमारा एज है 25 वर्ष, तो हमारे उम्र का 25 वर्ष वाला जितना आदमी रहेगा उसको समवयस्क बोला जाता है। और पीतक यानी कि हो गया, पीतक माने हो गया उसका माता पिता जो भी उसका परिवार का हो गया, उसका जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। हाँ, ये बात एकदम राइट कर रहा कि उसका समवयस्क और पीतक जीन का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि समवयस्क का इसका अति पीतक का ही पूरा अति गुण इसमें हो सके, तो इसलिए इसको हम डॉट में रखेंगे। अभी ये सही कह रहा है। और ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ कैसे नहीं होता है? माता पिता का गुण आए हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि उनका वाला अपना माता पिता या दादा दादी नाना नानी किसी का भी आ सकता है उसके खानदान में, यानी माता के भी खानदान से और पापा के खानदान से भी ये आ सकता है। इसमें अनुवांशिकता जीन डीएनए, इसमें कोई अथी नहीं है कि सिर्फ पापा का ही खानदान से आएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ से आता है, दोनों में से किसी का भी आ सकता है। अगर 10 साल पहले अगर नाना मरे हुए हैं, अगर अभी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो भी डीएनए आ सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। तब अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता। क्या इसका मतलब, इसका कहना है कि अनुवांशिकता आता है मगर जन्म होते ही खत्म हो जाता है, वातावरण में आता है तो वातावरण उसका काम करने लगता है? नहीं, गलत है। एक साथ नहीं, ये गलत है। एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सहज रुझान वातावरण और संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता है। अभी हम क्या बोले हैं, डीएनए जैविक, तो डीएनए जैविक, तो इसमें कह रहा है अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ सहज रुझान वातावरण से संबंधित है। सहज रुझान क्या है? सहज माने खुद से आ जाना, डीएनए खुद से आ जाना, वातावरण खुद से बनाया जाता है, अनुवांशिकता खुद से आता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आता है। तो इसमें ये कह रहा सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, नहीं, यहाँ पे अनुवांशिकता होगा। जबकि वास्तविक विकास यानी कि बाहर में जो विकास, जन्म के बाद जो विकास होता है, वो कह रहा अनुवांशिकता जरूरी है, नहीं, वातावरण जरूरी है। जन्म के बाद वातावरण वातावरण में वो ढल जाता है। विकास एक बच्चा का अच्छा बेहतर विकास के लिए जैसा वातावरण रखिएगा उस तरीका से एक बच्चा का अच्छा विकास होता है। तो ये सहज रुझान वातावरण से नहीं, सहज रुझान अनुवांशिकता से, जबकि वास्तविक विकास के लिए वातावरण जरूरी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और नहीं होता तब उसके बाद तो यहाँ देखिए, देख लीजिए। यहाँ पे एक और चीज आपको हम समझा देते हैं। कभी भी एक अनुवांशिकता एक बच्चा का अगर खराब है, अनुवांशिकता एक बच्चा का खराब है, मानिए इसका मतलब खराब समझिएगा, इसका मतलब वातावरण अगर बढ़िया है तो विकास आपको सही होगा। और अगर अनुवांशिकता एक बच्चा का अनुवांशिकता बढ़िया है और वातावरण अगर खराब दे दिए तब विकास खराब हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे भी ये खराब ही होगा, विकास भी खराब होगा। अगर अनुवांशिकता बढ़िया है और वातावरण भी बढ़िया है तो विकास भी बढ़िया होगा। इसका मतलब खराब हो गया, ऊपर में तीर है, तो इसका मतलब बढ़िया समझिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्रन को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? यानी कह रहा है एक शिक्षक है, पीटी यानी कि खेल, जो पीटी जो करवाता है स्कूल में लंच या सुबह या लंच के टाइम में, तो शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्रन को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक होगा? यानी एक शिक्षक है जो एक बच्चा में
खेल के लिए, क्रिकेट के लिए क्षेत्रण को अति करना, सुधारना चाहता है एक बच्चा में, उसमें से कौन सा है जो एक बच्चा का अति लक्ष्य में सर्वाधिक सहायक हो सकता है, इस ऑप्शन में से। तो आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्रण का अधिक अभ्यास करवाना, यानी कि इसका कहना ऑप्शन नंबर ए का शिक्षार्थियों को क्षेत्रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर क्षेत्रण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करेंगे, यानी इसका कहना है कि क्षेत्ररक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करेंगे, यानी वो है जो खुद से शिक्षक करेंगे और बच्चा लोग क्या करेगा, अवलोकन। अवलोकन माने देखना होता है, अवलोकन माने देखना होता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षार्थियों को क्षेत्रण को अधिक अभ्यास करवाना चाहिए, यानी कि वो जो बच्चा है जो उसको खेल में है जो उसको और अभ्यास करवाना चाहिए, यानी बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्रक्षण सीखने के क्या क्या, यानी कि एक बच्चा को पीटी उसको खेल के बारे में उसको बेहतर तरीका से बतलाएंगे कि आगे जा कर के उसको क्या उससे प्राप्त होगा, ये उसके लिए सीखने के तरीके बतलाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी, बेहतर क्षेत्रण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करेंगे, यानी कि बतलाएंगे कि अगर तुम खेल में अच्छा प्रदर्शित करते हो तो सफलता की दर, यानी पहले हम सफलता के ही बारे में वो बच्चा को बतला देंगे, इसका कहना है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्षेत्रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे, यानी कि खुद से करेंगे और बच्चा को कहेंगे तुम खुद से बैठ करके उस चीज़ को देखते रहो, अवलोकन करते रहो। तो आप ही बतलाए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कुछ अथी नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ जितना बार बार कीजिएगा ना अभ्यास, जितना बार बार कीजिएगा उस चीज़ में आप उतना महारत हासिल कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं देखने के लिए, तो उसके बारे में सफलता के बारे में बतला रहे हैं पहले आप, तो उसके बारे में ये सब बतला करके कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप बच्चा से अभ्यास करवाइए उस चीज़ के बारे में। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होता है ना, चुपचाप आप उसको नहीं ज़्यादा तो 50 बार खुद से लिखिए, खाली लिख दीजिए, आप पढ़िए, लिखिए, आपको इतना याद हो जाएगा ना कि आंख मूंद करके आप जितना बेर चाहिएगा उतना बेर बोल लीजिएगा। तो कोई भी चीज़ जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आपके अंदर वो चीज़ याद होगा। सिर्फ 1-2 बार पढ़ लेने से ये नहीं होता है कि याद हो गया, 1-2 बार पढ़ लिए और कहिएगा कि हमसे याद नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आपको खेल के अथी में जाना है, क्षेत्र में जाना है, या पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है, कोई भी चीज़ में जाना है ना, अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास कीजिएगा वो चीज़ आपके अंदर उतना उतर जाएगा। आप जितना जो चीज़ के पर आप जितना समय दीजिएगा उतना वो चीज़ आपके इधर हो जाएगा। जैसे जो चीज़ पे आप समय नहीं देते देखिएगा ऑटोमेटिक भाग जाता है। तो आप लोग का भी उम्र हो गया होगा, आप लोग तो खुद अनुभवी होइएगा, जानते ही होइएगा कि जिस चीज़ पर जितना आप ध्यान देते उस चीज़ आपका उतना ही होता है। तो ज़्यादा बोलने वाला बात नहीं है। तो जितना आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा उतना सीटेट पर अभी आपको ज़रूरत है, जितना सीटेट पर ध्यान दीजिएगा सीटेट आपका हो जाएगा। सीटेट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कहीं और दीजिएगा तो सीटेट कहेगा जाओ उधर से ही हो करके आओ, हमारा क्या ज़रूरी है। जिस चीज़ को जितना महत्व दीजिएगा उस चीज़ आपको उतना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हो गया 6ठा, 6 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका, पहले क्वेश्चन बड़ा है तो हुलबुलाना नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया है तो कैसे बनेगा। सुने ही क्वेश्चन रहता है छोटा ही क्लू रहता है, सिर्फ
सीटेट ऐसा होता है ना, पहले ऑनलाइन में सही था कि ऑनलाइन में छोटा छोटा क्वेश्चन देता था, ऑफलाइन में ये हो गया कि आपको क्वेश्चन में इतना बड़ा फंसा देगा ना कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, 3 में 4 में पढ़ते रहिए, अगर दिमाग आपको एक जगह स्थिर नहीं है तो आप 10 बार भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपको घुसबे नहीं करेगा दिमाग में कि क्या बोला क्या है क्वेश्चन। तो इसलिए पहले मन को स्थिर कीजिएगा, तब क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन ये कह रहा है, इतना झूठे का लिखे हुआ। ऐसा ही देखिए, एक शिक्षिका का बात कर रहा है, अपने शिक्षार्थियों को इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परीक्षण विकसित करेंगे। यानी कहना है इसका, इतना झूठे का लिखे हुआ है, इसमें कहने का मतलब इतना बड़े क्वेश्चन में है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका एक बच्चा को सहयोग करना, मदद करना चाहती है, इस तरीक़ा से करना चाहती है कि वो अपना स्थिति में दृष्टिकोण से सराहना कर सके विभिन्न समूह में जाकर के। यानी कि हर समूह, यानी स्कूल में है 8-8 गो या 10-10 गो बच्चा का या 5-5 गो बच्चा का एक समूह बना के वाद विवाद करवा रहे हैं। यानी कह रहे कि बउआ तुम खुद से ही अपने में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो, अपने में डिस्कस करो। और डिस्कस में है जो शिक्षक है जो मदद करना चाहती है, उसी में वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहेंगे उसको, बस कहने और कुछ नहीं, बस इतना सा लाइन है। कोई ऑप्शन हो गया ये तर्क संगत, ऑप्शन नंबर बी हो गया आत्मसात, ऑप्शन नंबर सी हो गया निर्माण, ऑप्शन नंबर डी हो गया एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो गया एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो गया एकीकरण। आपको इसमें से बोलना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से कौन सा होगा। चलिए देखिए, अब खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो अगर कोई भी अगर देख लीजिए, अगर सहयोग कर रहा, मदद इसमें देख लीजिए वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे देखिए शिक्षा रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। यानी इस प्रकार से करना चाहती है कि एक बात को अनेक प्रकार से बच्चा है जो सराहना कर सके, और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि बच्चा को अनेक प्रकार से वाद विवाद अपने में डिस्कस, डिबेट, इंग्लिश में डिबेट बोला जाता है, और उसी को डिस्कस यानी कि अलग अलग अपने में वो कर सके बच्चा। अब वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण करेंगे, यानी बच्चा खुद से कर रहा है, इसके हिसाब से क्या कहेंगे इसको हम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्मसात। अगर यही में कहता, यानी कि टीचर है जो खुद सिर्फ कर रहा, बोल रहा है, यहाँ पे करके दे रहा है, खुद से उसमें कुछ नहीं कर रहा। यहीं पर कहता शिक्षक है जो सहयोग कर रहा है, सहयोग माने कि कुछ माने एक बच्चा है जो 100%, यानी देखिए कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ मानिए कि देख लीजिए ये 100% है, 100%। एक बच्चा है जो यहाँ से यहाँ आया, 10% कोई कार्य किया, 10% कार्य किया एक बच्चा, उसमें टीचर है जो थोड़ा सा बच्चा इससे आगे नहीं कर पा रहा था, एक शिक्षक है जो उसका मदद करके यहाँ पे ला दिया। यहाँ पे 50 माने कि 50% पे बच्चा टीचर शिक्षक है जो ला दिया, और बच्चा को कह रहा कि इतना करने के लिए। तो इसमें अगर इतना कर दिया ना, ये वाला कर दिया ना, इसको कहा जाता है ZPD, पार ढांचा, इसी को बोला जाता है। इसमें है जो शिक्षक है जो खुद से करके नहीं देती है, सिर्फ अवसर उपलब्ध करवा रही है, इसमें कुछ अपने खुद से नहीं कर रही है। इसमें देख लीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा, वाइगोत्स्की के हिसाब से ही इसमें है जो बच्चा 10 पर आके फंस गया हुआ है, और 10 से 50 पर ला करके शिक्षक फेन से बच्चा को दे दिया करने के लिए, तो यहाँ पे हो गया पार ढांचा, यही को बोला जाता है। और इसमें है जो समूह में सिर्फ है जो अवसर उपलब्ध करवा रही है, इसमें टीचर कुछ नहीं कर रही है, तो इसको हम आत्मसात कहेंगे, ऑप्शन नंबर 6 का
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7वां, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। यानी आप लोग भी बचा रहे होइएगा तो खुद से ही, या अभी भी जैसे है दाल भात रखिए, अधायना सुनिए। बस सबसे स्टूडेंट लाइफ में सबसे बेस्ट होता है दाल भात चोखा। जल्दी जल्दी भात चावल बना लीजिए, दाल में आलू रख लीजिए, बस चोखा बना करके दाल भात मारिए जल्दी से, बस अब पढ़ते रहिए बैठ करके। तो एक सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को ... कर लिया है। यानी कि बच्चा कह रहा है कि एक बच्चा है जो पहले उसकी मम्मी है, जो शुरू में जब आप बच्चा होइएगा ना तो आपका मम्मी है जो दाल भात सन करके आपको खिलाती होगी। आप ऐसे आपको मुंह में खिलाने के लिए देते हो, आप मुंह को ऐसे घुमा लेते होइएगा। अभी ऐसा स्थिति है, अगर आप बदमाशी किए या कुछ किए, खैबे खो नहीं तो निकल, ऐसा हो जाता है। बोल देता बाद में तो फिर मम्मी होता है, माँ फिर मना करके तो ला करके खिलेबे करता है। तो एक बच्चा को है जो बच्चा में दाल भात सन करके खिला रही है। और एक उसका उम्र बढ़ा, सीता का बात हो रहा है। एक उम्र बढ़ा तब दाल, उसका मम्मी है जो दाल चावल उसको सीधे दे देती है। सीता खुद से सन करके वो चावल खा रही है। तो स्कीमा, इसी को स्कीमा कहते हैं। दाल चावल को क्या कहेंगे? इसमें क्या चीज है जो कहेंगे इसको? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपको, ऑप्शन ए अंगीकार, ऑप्शन नंबर बी समायोजित, ऑप्शन नंबर सी अनुकूलित, ऑप्शन नंबर डी समचित्तता। इसमें ये कहेंगे। तो आप खुद से बना करके देखिए इसमें क्या हो रहा है। चलिए आप लोग के लिए चैलेंज है, इसमें बतलाइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। बना करके देखिए, आज जिसका सही होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ मेरा सही हुआ था। बतलाइए क्वेश्चन नंबर 7वां, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ आपका सही हुआ था कि गलत हुआ था। इसका कौन सा हो जाएगा बतलाइए आप लोग। इसका हो जाएगा अनुकूलित। यानी कि देख लीजिए अनुकूलन का मतलब देख लीजिए, अनुकूलन का मतलब हो जाता है यानी कि अनुकूलन का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ को देखिए, जैसे कि ऑटोमेटिक आप कोई चीज़ पुराना समय से आप देखते आ चुके हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, देखते आ चुके हैं। आप नया कुछ कर आपको वही चीज़ करने के लिए दिया जा रहा था, पुराने वाला के हिसाब से ही नया में नया कोई चीज़ करते हैं तो उसको अनुकूलन कहा जाता है, उसको अनुकूलन कहा जाता है। और इसी में देख लीजिए स्कीमा, एक होता है स्कीम, एक होता है स्कीम, एक होता है स्कीमा। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। यानी कि स्कीम्स में हो गया, जैसे कि देख लीजिए आप लोग हैं सुबह जैसे कि आप लोग का दिनचर्या हो गया, आप सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आप कुछ कार्य करते हैं, फिर दिन में होता है तो सोते हैं या कुछ करते हैं, या फिर शाम में नाश्ता करते हैं, फिर रात में आप थोड़ा देर पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, फिर आप रात में जा करके आप क्या करते हैं, आप खाना खा करके सोते हैं। तो क्या है दिनचर्या है। तो एक बच्चा का दिनचर्या स्कीम्स कहलाता है। एक बच्चा का दिनचर्या स्कीम कहलाता है। और अगर आप स्कीम में हो गया, आपको स्कीम को ही मनोबंध बोला जाता है, मनोबंध या स्कीम, इसी को स्कीम बोला जाता है, मनोबंध या स्कीम। यानी आप पुराने चीज को नया, पुराने चीज से आप नया कर रहे हैं कोई चीज, पुराने वाला चीज से आप जैसे देख लीजिए आपके गांव में है जो माने आपके गांव में है जो कोई एक खेल ले लीजिए, जैसे कि नहीं होता है, आप नानी गांव गए, नानी गांव आप
खेल खेले कि बच्चे सबके साथ वहाँ नया खेल आप खेले, अपने गांव में आए, अपना दोस्त यार सबको बोले ए मुकेश, रे सुरेश, देख हम ये वाला खेल खेले, तो आप सबको बतला करके वही गेम को आप उसमें ऐड कर दिए, वही चीज़ को आप ऐड करके आप खेल रहे हैं अपना गाँव में, तो क्या हो गया, स्कीम हो गया। यानी कि पुराने वालों को नया में ला करके ऐड करना, यही हो गया। एक बच्चा में ये एक बच्चा में ये अति जन्म से ही आ जाता स्कीमा, एक बच्चा में जन्म से ही आ जाता है। ये भी पूछता है एक बच्चा में स्कीमा की प्रवृत्ति कब से स्टार्ट हो जाती है, तो जन्म से होती है। स्कीम का मतलब आप समझ ही गए, बालक की दिनचर्या, ये वाला लिख लीजिए, ये स्कीम्स का मनोबंध स्कीम लिख लीजिए। इसमें यदि पुरानी बात को आप नया में वही को दोहराते हैं तो आप स्कीमा कहलाता है। और जो बालक का दिनचर्या यानी कोई चीज़ का दिनचर्या, मान लीजिए ना कोई भी चीज़, यानी आप डेली उस वही चीज़ को करते हैं तो स्कीम कहलाता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन 8वां, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर बल देना। यानी इसमें कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर बल देना। पहला, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। पहला नंबर, ये हार्वर्ड गार्डनर जो है यह जो 9 सिद्धांत दिए, बहुबुद्धि का 9 सिद्धांत दिए हैं। यानी कि इनका कहना था कि एक मनुष्य में 9 प्रकार का बुद्धि होता है, 9 प्रकार का बुद्धि होता है। एक कोई भी मनुष्य हो उसमें 9 प्रकार का बुद्धि होता है। जैसे देख लीजिए आप, गाना गाने वाला सबको देखिएगा, संगीतीय वाला जो होगा, बानी बीना बजाने वाला, ये होगा संगीतीय बुद्धि हो गया। दूसरा हो गया तार्किक बुद्धि, मैथीय वाला, जैसे रामानुजन जो मैथ का जो अति थे उनका क्या था, तार्किक वाला, तार्किक बुद्धि था। और हो जाता है आपको भाषाई बुद्धि, जो भाषा में निपुण होता है, भाषाई बुद्धि में एकदम से निपुण होता है, एकदम कहीं पे कितना भी भीड़ हो, 10,000 20,000 कितना भी हो, वो बोलने लगेगा तो क्या है, उसके अंदर भाषा का निपुण हो गया, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये भाषाई बुद्धि में आता है। शारीरिक बुद्धि हो गया, जहाँ शारीरिक बुद्धि में, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, रामदेव बाबा योगा करवाते हैं, योगा शारीरिक करवाते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको शारीरिक बुद्धि में हो गया। और एक होता है स्थानिक बुद्धि, इसमें हो गया कि छवि का निर्माण, स्थानिक बुद्धि में हो गया मूर्तिकार जो होता है उसका हो गया, स्थानिक बुद्धि में हो गया। एगो होता है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, एक होता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो गया। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए हो जाता है इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल, यही 2 ज़्यादा सीटेट में पूछता है। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो इसका 9 सिद्धांत हम बेहतर तरीका से ही समझेंगे। एक आपको 9 सिद्धांत इस तरीका से याद करवा देंगे कि एक दोबारा आपको याद करने का, सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मगर आप क्लास में कंटिन्यूटी से जुड़े रहिए। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो जितना वाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, गार्डनर हो, कोई भी वैज्ञानिक हो, उसका हम एक खून को ऐसा चीज़ पढ़ा देंगे ना, उसके बाद आप खुद एक बार ही क्लास देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इस तरीका से आपको हम पढ़ा देंगे थ्योरी। मगर अभी बस जितना जानना है हमको, सवाल में जितना ज़रूरी है उतना ही हम उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद के बारे में, इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरे के बारे में। और भी है, तो हम सब थ्योरी जिस दिन पढ़ेंगे उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सामान्य बुद्धि दिए थे 9 प्रकार के सामान्य बुद्धि दिए थे 9 प्रकार के। कौन? तो हार्वर्ड गार्डनर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, फ च ध्वनियों है। इसमें से आपको चुनना है
कि थ, फ, ध, च ध्वनि है, यानी कि एक अक्षर। इसमें जरूरी नहीं है कि थ, इसमें अ भी रहता, इसमें अ भी रहता, या प रहता, या घ रहता, या य रहता, कुछ भी रहता, तो आप इसको क्या कहिएगा? तो ऑप्शन नंबर आप इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए स्वनिम, ऑप्शन नंबर बी रूपिम, ऑप्शन नंबर सी लेखिम, ऑप्शन नंबर डी शब्दिम। शब्दिम, इसमें से आपको चुनना है कि कोई भी वर्ण एक अक्षर में है उसको क्या कहिएगा। तो इसका सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, इसका स्वनिम कहेंगे। जिसका सिर्फ एक है, इसका अर्थ कुछ अर्थ नहीं बनता हो, उसको स्वनिम कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो। और जिसका अर्थ बनता हो, जिसका शब्द बनता हो, जैसे पापा, चाचा, मामा। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक शब्द बना, पापा, चाचा, मामा, नाना, ये सब क्या है, शब्द बना। तो इसको रूपिम कहते हैं। और स्वनिम में हो गया जो शब्द जिसका कोई अर्थ न बन सके, सिर्फ वो सिंगल लेटर में होता है, सिर्फ अ, फ, ब, ये सब सिर्फ अलग अलग हो, इसको हम स्वनिम बोला जाता है। ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में बेहतर तरीका से हम पढ़ेंगे। ये सब जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब सीटेट में पूछा गया ऑफलाइन का क्वेश्चन है, ये नहीं समझिएगा कि हाँ हम अपना मन से दिया, नहीं, ये सब पूछा गया है ताकि आपको पता चले कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और जब जिस दिन हम जो आपको ये इस सब का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, जा यहाँ पर से पूछा था, तब आपको ऑटोमेटिक याद आने लगेगा, हाँ यहाँ पर से ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा था। के बाद आपको समझ में आएगा। सिर्फ अभी देखिए कि सीटेट कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद आप जब पढ़िएगा थ्योरी, उसके बाद खुद से उसमें से सवाल निकाल लीजिएगा कि हाँ सीटेट यहाँ पर से पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, माने कि कह रहा कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता है, अब उस जेंडर रूढ़िवादिता है, अब आप एक शिक्षक के नाते आप क्या कीजिएगा उसमें, माने कि एक लड़का अलग है, लड़की अलग बैठे हुआ, तो आप चाहिएगा कि वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता ना हो, आप एक शिक्षक के रूप में है वहाँ पे, तो आप खुद से क्या कीजिएगा जो रूढ़िवादिता स्कूल में नहीं दिखे। तो ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन ए हो गया लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट। ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा है जो आप रूढ़िवादिता के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या कीजिएगा जो रूढ़िवादिता वहाँ से खत्म हो। तो लड़के को जोखिम उठाने के लिए कहेंगे अच्छा, और लड़की को कहेंगे नहीं तुम लोग घर में सिर्फ खाना बनाओ, तुम इसके लायक नहीं हो, और उसको कहेंगे खाना बनाओ। लड़के को कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत बहादुर हो, तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। जब ऐसा बात है तो अभी है जो फाइटर जहाज सब जो उड़ाती है लड़की, तो वो सब क्या है, ज़्यादातर IAS बनती है लड़की, वो सब क्या है, तो वहाँ पे हम ये ऐसा बात कभी भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना है। अपारस्परिक का मतलब देख लीजिए, यानी कि एक साथ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी का मतलब है कि सभी लड़का लड़की को एक साथ बैठाएंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम अलग बैठो, लड़का हो तो अलग बैठो। कभी भी आप हमारे ऑफलाइन क्लास में जब आइएगा तो देखिएगा कभी भी हम लड़का लड़की को अलग नहीं बैठाते, सब एक साथ एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं, इसमें कोई रूढ़िवादिता वाला बात नहीं होता है। और कभी भी स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि लड़का हो तो तुम बहादुर हो, लड़की हो तो तुम घर का सिर्फ खाना बना सकती हो, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा।
इस दोनों को समान दर्जा दीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी कह रहा अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य का सराहना करना चाहिए। नहीं, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी इसमें रूढ़िवादिता वाला बात कभी भी नहीं बात करेंगे। अच्छा कार्य की सराहना करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा लड़की अच्छा लड़का बोलने का, ये शब्द कभी भी नहीं बोलेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी डी हो गया कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरूपण करेंगे। हाँ, यहाँ पे इसका कहना है कि कुश्ती अगर मैदान में कुश्ती हो रहा है तो लड़की लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कहेंगे नहीं नहीं लड़की के लिए ये खेल नहीं है। जब ये सिर्फ लड़का ही कुश्ती खेल सकता है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। एक शिक्षक के रूप में ऐसा शब्द कभी भी नहीं बोलेंगे, लड़की को भी ले जाएंगे। हाँ, ये होगा कुश्ती में लड़का अलग खेलेंगे लड़की लोग अलग खेलेंगे। अगर क्रिकेट खिलवाना रहेगा तो अभी देख ही रहे हैं कि WPL हो रहा है, लड़की लोग अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्मृति मंधाना देखिए इस बार रिकॉर्ड बना दी है, 3 शतक मारी है, 3 गो क्रिकेट खेली है, तीनों में शतक मारी है। क्या है, लड़की सब जितना उसको आप अति दीजिएगा, जितना प्रोत्साहित कीजिएगा उतना लड़की भी आगे बढ़ेगी, लड़का भी बढ़ेगा। सभी लोग तो यहाँ पे रूढ़िवादिता वाला बात नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माने सभी को एक साथ एक जगह बैठा करके एक साथ पढ़ाना, इसमें भेदभाव का कोई बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हो गया 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर विद्यालय को किसके लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। यानी कि कह रहा विद्यालय है, विद्यालय में किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्नता, यानी कि बच्चा कई प्रकार का होता है, गरीब अमीर, कितना भी बच्चा आता है जो गरीब है अमीर है, किसी का मंद बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, सभी प्रकार का विभिन्नता पाया जाता है। मनुष्य सभी एक जैसा नहीं होता, सब में अपना अपना गुण होता है। सभी के पास इतना गुण होता है ना कि अगर खुद के बारे में जान लेना इंसान तो महान बन जाता है। और जो खुद के बारे में नहीं जान पाता, जो इधर उधर में लागल रहता है, आजकल के देखिएगा यूथ का क्या होता है। सैयारा मूवी आया है, देखिए उसका तो देखते ही होइएगा क्या कहाँ जनरेशन जा रहा है आजकल का, देखते हुए होइएगा। इंसान के अंदर इतना शक्ति होता है ना, अगर खुद के बारे में शक्ति अगर जान लेना तो वो पहाड़ को भी छेद सकता है। जैसे माझी जो हमारे बिहार के थे, पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिए थे। तो आप लोग तो वही माझी है जो जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। व्यक्तित्व विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए, यानी विभिन्नता को समाप्त करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, माने कि व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने के लिए अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया यह समझाने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तब आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 का देखना है कि कौन सा सही होगा। विद्यालय को क्या करना चाहिए जो व्यक्तित्व विभिन्नता को इसमें से पता चल सकते कि विभिन्नता है, कौन बच्चा पढ़ने में किस तरीका से है, कौन बच्चा नहीं है, कौन बच्चा को क्या चीज़ जरूरी है, उस विभिन्नता को हमको जानना है, विद्यालय को जानना है। तो इसमें से क्या करेंगे, व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए नहीं, यहाँ हमको पहले विभिन्नता जानना है कि कौन बच्चा को क्या जरूरी है, पहले वो हमको जानना, निदानात्मक परीक्षण करना। वहाँ पे हमको व्यक्तित्व परीक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खाई को हमको कम नहीं करना, हमको पूरा बराबर में लाना है उसको हम। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। आप जैसे देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 का कहना है कि अगर हम पता कर लेंगे कि कौन बच्चा सीखने लायक है, कौन बच्चा नहीं सीखने लायक है, अगर हम ये चीज़ पता कर लिए तो उस हिसाब से उस बच्चा को हम उस तरीका से पढ़ाया जाएगा। अगर जो बच्चा है जो पढ़ने में ठीक ठाक है उसको
उसको वही स्कूल में रखा जाएगा। जो बच्चा साफे पढ़ने में बहुत है, साफे उस चीज़ से अथी है, तो वो बच्चा का पता कर लेंगे, तब विशिष्ट स्कूल में भेज करके उसको और भी विशेष सुविधा पर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चा पढ़ने में और उसका ग्रोथ बढ़ सके, ताकि बच्चा है जो पढ़ने लायक बन सके। कुछ उसका पिछलापन जो होता है ना, उसका गार्जियन जब कभी उसका देखिएगा, किसी गांव घर में देखेगा, कभी उसका गार्जियन है जो घर कभी स्कूल गया ही नहीं, एकदम अंगूठा छाप रहेगा। उसका बच्चा पहली बार स्कूल आया है, तो कैसे वो बच्चा है जो पढ़ने में तेज हो सकता है? जब उसका अनुवांशिकता ही उसका वैसा है, तो वो बच्चा कभी भी अथी नहीं होता। हाँ, मगर वातावरण में अगर सुधार देंगे, तब वातावरण अगर सुधार देंगे तो बच्चा भी एकदम हो जाएगा, उस लायक होगा, हो जाएगा, जो पढ़ने में तेज हो जाएगा। तो इसलिए हम उस चीज़ को पता पहले लगाने के लिए विभिन्नता को हमको पता लगाना है। एक विद्यालय को सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नता को पता लगाना है कि कौन बच्चा सीखने लायक है, कौन बच्चा सीखने लायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका कहना है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित, माने कि व्यक्तित्व, इसमें भी व्यक्तित्व विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग कर सकता है? अब इसमें किस प्रकार से अगर विभिन्नता है, बच्चा में कई प्रकार का, गरीब अमीर सभी बच्चा है, इसमें ज़्यादा बोलेंगे नहीं, इससे पहले हम बोल चुके हैं चीज़ के। उस विद्यालय को आप किस प्रकार से उसमें सहयोग करना चाहिए? कक्षा ए, ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या को पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संभव उपाय करना। ऑप्शन नंबर डी हो गया, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। आप इसमें से चुनना है कि कौन सा आप, इससे पहले हम आप क्वेश्चन जो देखे हैं इसमें है जो पहले विभिन्नता को पता, एक विद्यालय को सर्वप्रथम उसको पता लगाना था। इसमें कह रहा है कि आप संबोधित किस प्रकार से, व्यक्ति विभिन्नता को संबोधित करते हुए एक विद्यालय को किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए। आप इसमें से ऑप्शन 4 में से आपको चुनना है, सबसे बेस्ट चुनना है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना चाहिए। आप बतलाइए, एक बच्चा है जो एकदम पढ़ने में लो है, एक बच्चा अति पढ़ने में ठीक ठाक है, तो अगर आप समान प्रकार का आप दोनों बच्चा को अगर पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ने में वो चीज़ सीखा हुआ है उसको पढ़ाइएगा तो उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। वो बच्चा है जो इधर उधर कचमच करेगा कि कखनी हम भागे, बोरिंग होने लगेगा। और जो बच्चा साफे जानबे नहीं करता, उसको पहले में आप भारी चीज़ सिखाइएगा तो वो चीज़ वो बच्चा को समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले पता लगाएंगे, और जो बच्चा जो हिसाब से पढ़ने में आती है उस हिसाब से वो बच्चा को अलग करके उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा में पढ़ने में भी इंटरेस्ट ले सके। तो ऑप्शन नंबर एक स्तर का, समान स्तर का कभी भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। हाँ, कितना अच्छा बात कह रहा है, देख लीजिए। बाल केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित हर एक बच्चा के जाके एक शिक्षक का बाल केंद्रित में एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जितना बच्चा है, हर एक बच्चा के पास जाकर के शिक्षक है जो खुद से देख करके उस बच्चा को बतलाएगा, सिखाएगा। एक वो बच्चा को जाकर के बतलाना, बच्चा सर्वोपरि होता है। तो इसी में एक शिक्षक को है काम होता है कि बच्चा अगर जो एक को बच्चा को जा करके देखना कि कौन बच्चा कितना पढ़ने में कितना तेज है, कितना कमजोर है, उसको वही हिसाब से पढ़ाएंगे। एक को बच्चा करके ज़्यादा करके उसके पास जा करके पढ़ाएंगे। यही बाल केंद्रित पाठचर्या कहता है। और सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाएंगे। काहे नहीं करवाएंगे? अगर जो बच्चा है, जो हम अगर समझा रहे हैं कि आम देखो गोल होता है, अगर नहीं उसको समझ में आ रहा है तो हम आम ला करके, आम का सीजन अगर है तो आम ला करके उसको दिखा देंगे, देखो बाबू ये आम है, तो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया, अवसर भी मिल गया उसको सीखने का। तो यही अनेक प्रकार का अवसर होगा। तो ये अगर सही है तो इसको हम डॉट में रखेंगे।
ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता के समाप्त करने के लिए हर संभव पर उपाय करेंगे, यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। चलिए सही है, इसको भी डॉट में रखते हैं। हाँ, हमको व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त करना है, तो हाँ हर चीज अति करेंगे, हर उपाय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो ये भी डॉट में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेज देंगे। अगर आप जो धीमे गति से सीख रहा है बच्चा, क्या उसको हम क्या करेंगे, दूसरा विद्यालय, विशेष विद्यालय में भेज देंगे। तो आप क्या चीज़ के लिए पैसा लेते हैं, बैठ करके मोबाइल देखने के लिए? इसका मतलब नहीं, आपका कर्तव्य है जो बच्चा जो जैसे सीखे आपको उस तरीका से सिखाना है, बाल केंद्रित। यानी अगर कमज़ोर है एक बच्चा तो उसको उसके पास जा करके सिखाइए ताकि वो बच्चा बेहतर तरीका से सीखे। ये नहीं कि नहीं तुम कमज़ोर है, तुमको हम दूसरा जगह भेजते हैं, तुम जाना विशेष स्कूल में पढ़ना, हम यहाँ पे बैठ करके अपना टाइम पास करेंगे, महीना में तो आ ही जाएगा सर, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो इसमें आपको बेस्ट चुना है, तो सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित। अगर कमज़ोर है तो विभिन्नता है तो बाल केंद्रित होगा, अलग अलग बच्चा के पास जा करके एक शिक्षक उसको सिखाएगा, पढ़ाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। यानी इसमें कह रहा है कि सतत का मतलब लिख लीजिए, आप जो लिखते हैं लिख लीजिए लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार, अब व्यापक का मतलब होता है बड़ा स्तर। माने व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा स्तर पर। अब मूल्यांकन का मतलब होता है असिस्मेंट होता है या आकलन होता है, आकलन या असिस्मेंट, इसी को इंग्लिश में हम असिस्मेंट कहते हैं। तो देख लीजिए, सतत माने लगातार बड़ा स्तर पर आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, एक बच्चा से ये देखिए, अगर आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं तो देख लिए, लगातार आपको बड़ा स्तर पर आकलन करना है, कितना अच्छा। अगर आप उसका मीनिंग आपको समझ में है तो क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। क्वेश्चन ऑप्शन हो गया बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो गया सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो आप इसमें से देखना है कि कौन सा आपको सही है, आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही बतला रहा है। चलिए पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो बोर्ड परीक्षाओं पर अनावश्यक पर नहीं, इसमें लगातार अगर बार बार एक बच्चा सा परीक्षा लेते हैं, सतत मूल्यांकन सही भी नहीं होता है। सतत ये जो सोचते हैं कि हम डेली बाय डेली अगर मूल्यांकन करते हैं बच्चा से, तो सतत मूल्यांकन कभी भी बेहतर नहीं होता है। मगर हमको इसमें पूछ रहा है कि सतत अगर हम व्यापक स्तर पर मूल्यांकन करते हैं तो इससे क्या हमको प्राप्त होता है, क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ पर बल देता है। तो यह है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यक पर नहीं। बोर्ड परीक्षा हम लोग तो जानते हैं कि वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण नहीं। सीखने की सुनिश्चित, ये डेली भाई लेते हैं मूल्यांकन, व्यापक स्तर पर अगर बड़े स्तर पर लेते हैं तो स्केल पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो गया सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड माने होता है लिखना, रिकॉर्ड माने होता लिखना, और सुधारा जाए इस पर। यानी कि कह रहा सतत व्यापक मूल्यांकन से ये होता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जा सके। अवलोकित माने देखा जाए और उसको लिखा जाए और सुधारा जाए उस चीज़ पर कि बच्चा कितना जानता है, कितना। हम आज पूरा दिन पढ़ा दिए, आपको 1 घंटा का क्लास देते हैं, 1 घंटा हम पढ़ा दिए, लास्ट में जा करके बोल देंगे कि आप ये बतलाइए, कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। इसके बारे में आप हमको थोड़ा सा 2 लाइन लिख करके कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए था। क्या आप अगर हमको कमेंट किए, हम पढ़े, तो आपका कमेंट अगर सही हुआ तो हम क्या जानेंगे कि आप इस चीज़ के बारे में बेहतर सुने, बेहतर समझें। तो
आप ये चीज़ क्या, जो अगर नहीं इसके बारे में बतला पाया तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि आप इस चीज़ के बारे में बढ़िया से नहीं समझ, फिर से समझाने का ज़रूरत है। तो इसके लिए ये कह रहा है रिकॉर्ड यानी लिख करके फिर अगर उस चीज़ में नहीं है तो सुधारा जा सके। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं पर असमंजस, यानी कि शिक्षण के साथ साथ परीक्षा पर भी असमंजस माने जुड़ा हुआ, माने उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो आपको इसमें से अगर ऑप्शन चुनना होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जा सके, यानी कि आप सीखते हैं क्या, सीखते नहीं सीखते, आपको वो शिक्षक है जो अभ्यास कर लेता है और उसको लिख लेता है कि हाँ क्या आप सीखे नहीं सीखे, लिख लिया और उसी चीज़ को आपको फिर अगर नहीं सीखे हैं तो कल जा करके यानी तो उसी वक्त आपको उस चीज़ को सुधारा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, एक शिक्षिका एक की कक्षा में कुल शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित है। अब एक बच्चा है, एक स्कूल है, स्कूल में एक बच्चा है, वो है जो विकलांग है, बच्चा विकलांग है, तो वो बच्चा विकलांग है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा, क्या कहना उचित होगा जो बच्चा को विकलांग, ऐसा नहीं लगे कि हम एक पैर नहीं है चाहे एक हाथ नहीं, वैसा बच्चा को नहीं लगे, क्या करना चाहिए। पहले आप बच्चे पहले है जो अति था विकलांग था उसको पहले बोला जाता था विकलांग बोला जाता, कब 2016 के बाद, 16 से पहले 2016 से पहले विकलांग बोला जाता था, 2016 से पहले विकलांग बोला जाता था, उसके बाद 2016 के बाद नीतीश कुमार है जो विकलांग को ही दिव्यांग बोलने के लिए बोला गया, दिव्यांग, यानी कि आप विकलांग कोई भी अगर जिसके पास एक हाथ नहीं है, गोर नहीं है, आंख नहीं है, जो अगर विकलांग है उसको आप विकलांग नहीं बोल सकते, उसको आप दिव्यांग बोलेंगे। कब से, 2016 से नीतीश कुमार ने इसका घोषणा किया था कि आप विकलांग नहीं बोल सकते हैं किसी भी अपाहिज आदमी को, आप उसको दिव्यांग बोलिएगा। तो आप इसमें से उस बच्चा को क्या बोलना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करो, यानी कि जो विकलांग बच्चा होगा उसमें उसको कहेंगे पोलियोग्रस्त बच्चों चलो तुम एक गाना सुनाओ, ऐसा कहिएगा एक शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चा हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, ऐसा एक शिक्षक कह रहा है कि पहले पहिया कुर्सी वाले जितने बच्चे हैं वो अपने समवयस्कों के साथ आप उसका मदद लेकर के बच्चों मदद ले सकते हैं, यानी कि समवयस्क जितना है आपके साथ उसका मदद ले करके आप आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी इसका कहना सी का कि शारीरिक रूप से असुविधाजनक जितने भी बच्चे हैं कृपया करके स्कूल में ही कोई स्कूल में ही कोई कार्यक्रम कर लो तुम लोग, यानी लंच का टाइम हुआ है तो ऐसा बात बोलेंगे, बोलना है। ऑप्शन नंबर डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, यानी कहेंगे कि मोहन नाम का एक लड़का है तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपना बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ऐसा कहेंगे। तो आपको इसमें से बतलाना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये वाला दे देते हैं आपके लिए होमवर्क। चौदह नंबर क्वेश्चन होगा होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग जरूर बतलाइएगा। और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अगर 2 लाइन हो सके तो लिखिएगा, हम पढ़ेंगे उसको, उसका कल जवाब देंगे। कमेंट आप क्या बाल केंद्रित शिक्षा से समझते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, आप लोग का बहुत आदमी का अथी था, सवाल था कि सर बोर्ड पीडीएफ जो आप पढ़ाते हैं बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलता है, तो बोर्ड पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप बिहार स्टूडेंट अड्डा टेलीग्राम पे आप जुड़िए,
ये वाला देख लीजिए, बिहार, यही नाम सर्च कीजिएगा, बिहार स्टूडेंट अड्डा, ये नाम आप सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है ये वाला 9631536220, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए, आपको हम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं डेली, जो यहाँ पढ़ते हैं एक बार उस अपना घर पे भी बैठ करके आराम से खुद से पढ़ करके उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये नंबर पे आप अति कर सकते हैं, इसका नंबर लिख देते हैं आपको हम 9631536220। ये नंबर पे आप हमसे संपर्क अति हाई लिख करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो आपको हम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे ग्रुप में। हाँ, अगर किसी को अगर कोई चीज़ के बारे में अगर पूछना है, संपर्क करना, तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है मात्र 10 AM से 6 PM तक ही, इसके बाद आप कॉल नहीं कीजिएगा, यही बीच में कीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी रहेगा तभी आप इससे पहले कर सकते हैं, या बाद में 6 बजे के बाद बात कर सकते, नहीं तो इसके बीच में ही कॉल से आप बात कर सकते हैं, इससे आगे पीछे नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर कॉल आपका नहीं उठेगा तो उसका कोई अति नहीं होगा। मगर हाँ, कोई ज़रूरी हो, कोई चीज़ के बारे में अगर पूछना है तो आप यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आप PDF के लिए आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए, आपको हम ऐड कर देंगे ग्रुप में, आपको डेली PDF टाइम से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना देर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, डेली कंटिन्यूटी से आप पढ़ते रहिए। इसी पर एक कहावत है, कहा गया है, माने कुछ लाइन यही है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बैठा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राम नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। अगर अब जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान जो भी करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं, भगवान पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। और दिसंबर में जब पेपर आएगा तो एक अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल लीजिएगा, इसलिए ये नहीं कि नहीं अभी टाइम है, अभी 5 महीना है, 4 महीना है तक क्यों पढ़े, ऐसा कभी भी नहीं सोचिए। ऐसा जो बच्चा सोचता है वो कभी भी पढ़ नहीं पाता है। जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले तब ख्याल आता कि वो काश हम पढ़ लिए रहते, ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं रखिए कि काश हम पढ़ लिए रहते, समय था पढ़ लिए रहते, तो ये दिमाग में कभी भी नहीं रखिए। लगातार कंटिन्यूटी से आप पढ़ते रहिए। हाँ, एग्ज़ाम जहाँ होना होगा हो जाएगा। अगर बीच में आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं, अगर छूट गया पढ़ाई तो फिर आपका मन नहीं लगेगा आगे चल करके, बस आप पेपर सही से नहीं, इसलिए कंटिन्यूटी, हाँ थोड़ा ही 4 घंटा ही 5 घंटा ही समय आपको मिलता है, काम भी कीजिए और 4-5 घंटा आपको समय मिलता है तो कंटिन्यूटी से पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए हो, धन्यवाद, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।